नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में इंदौर से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर इरफान कुरैशी, जो मेडिकल डायरेक्टर, कंसल्टेंट सर्जन और समाज सेवी हैं, साथ ही पल्स अस्पताल इंदौर के संचालक हैं। डॉक्टर इरफान, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। तो आज का हमारा नमस्कार विषय है शुभांगी जी। कोरोना के बदलते रूप में कैसे सेहत का ख्याल रखा जाए। डॉक्टर इरफान, सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे, कोरोना हो या वैक्सीन हो, लोगों के मन में आज भी कई सवाल उठते हैं कि वैक्सीन लगवानी है, नहीं लगवानी है। कई तरह के भ्रम लोगों के मन में पैदा हुए, लेकिन एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में देखने को मिला, वो है कि कोवैक्सीन लगाएं, कोविशील्ड लगवाएं या स्पुतनिक वी अब भारत में आ चुकी है उसको लगवाएं। तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो चुका है। किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है? वैक्सीनेशन तो मस्ट है शुभांगी जी, वो तो लगवाना अति आवश्यक है। उसको अगर नहीं लगवाएंगे तो उससे मरीज की स्थिति और भी गंभीर होती है। उसको वैक्सीनेशन लगाने से फ़ायदे ये हैं कि अगर कोरोना आपको वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी होता है तो उसकी गंभीरता उतनी नहीं रहती जितनी होना चाहिए। और वैक्सीन, कोवैक्सीन लगाएं, कोशील्ड लगाएं या स्पुतनिक लगाएं, सभी वैक्सीन एक जैसे हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये मानसिक धारणा है कि सभी को घर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बाहर की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरे हिसाब से कोवैक्सीन भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कोवैक्सीन है, और स्पुतनिक भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है। सिर्फ आपको लगाने का है, भ्रम रखने से कुछ नहीं होगा, इसका सामना करना ही इसका निराकरण है। बिल्कुल डॉक्टर इरफान, अगर किसी भी वैक्सीन की एफिशिएंसी की बात की जाए, कितनी वो इफेक्टिव होती है, तो महानगरों में देखा जा रहा है कि लोगों के मन में फाइजर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव उनके अंदर है कि इफेक्टिविटी फाइजर वैक्सीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंडियन वैक्सीन की बात करें, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो। क्या ये बात सही है कि फाइजर की इफेक्टिविटी कोविशील्ड कोवैक्सीन से ज़्यादा है? देखिए, इफेक्टिविटी तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस पर्सन की इम्यूनिटी कितनी है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप बाहर की चीज़ को लेके और जिनमें रेशियो परसेंटेज ज़्यादा है तो उसकी इफेक्टिविटी बता देंगे, तो वो एक भ्रमित करने वाली चीज़ है। बाकी अगर आप चाहें तो इसका भी इफेक्टिवनेस उतना ही है जितना कि इसका इफेक्टिवनेस है। बस अप एंड डाउन थोड़ा सा परसेंटेज हो सकता है, वो वेरी करता है, बुक से भी वेरी करता है और नेचुरली भी वेरी करता है। जी डॉक्टर इरफान, अभी इस समय अगर कहा जाए कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम से लोग काफ़ी परेशान हैं। कोविड किस तरह से हुआ, कोरोना हुआ, उसके बाद लोग रिकवर हुए, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं लोगों में देखने को मिले। खासकर कि अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जब से आया तब से ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे भी हो सकते हैं। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से स्टेरॉइड्स की वजह से ये इन्फेक्शन लोगों को चपेट में ले रहा है? नहीं, एक्चुअली ये कोविड की वजह से ब्लैक इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ये इम्यूनिटी लो होती है, जिसमें भी इम्यूनिटी लो होगी उसके कारण होता है। और स्टेरॉइड का अधिक यूज़ करना, गलत यूज़ करना, एक्चुअली अगर कुछ समय से ये देखा गया है कि कुछ लोग ट्रीटमेंट घर पर ले रहे हैं, इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स के, कंसल्टेंट्स के विदाउट कंसल्टेशन उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया है उस पर जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया उसी को फॉलो कर दिया। उसको फॉलो करने से नुकसान ये होता है कि अगर आपको मान लीजिए 4 इंजेक्शन लेने हैं, वो किसी ने 1 लिया तो उसमें दिक्कत परेशानी होती है। 4 लेना है और 10 ले ली इंजेक्शन, तो उसमें भी परेशानी होती है। किसी भी चीज़ की अधिकता या कम होना काफ़ी परेशानी का वो होता है। और स्टेरॉइड जो है वो कि अपने आप में लाइफ सेविंग ड्रग है, उसका अगर ज़रूरत हो तो ही यूज़ करें, अगर नहीं ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से मान्यता होगी कि स्टेरॉइड ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। जबकि 70% जो लोग हैं वो जिनको माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं उनको कहीं कोई स्टेरॉइड की आवश्यकता नहीं होती। जी डॉक्टर इरफान, अगर बात की जाए जिनके पहले जो बीमारियां हुई हैं या ऑपरेशंस हुए हैं, जो उनकी हिस्ट्री जो रही है, मेडिकल हिस्ट्री जो रही है, अगर उसमें एक बड़ी बीमारी आती है तो ये भी बातें सामने आई, रिसर्च में कहा गया कि जिनको जटिल बीमारियां थी उनको कोरोना ने जल्द ही अपनी चपेट में लिया। साथ ही वैक्सीन का भी, जिस तरह से आपने कहा कि हर वैक्सीन का पर्सन टू पर्सन अलग असर होता है, वैक्सीन का भी असर उनमें इसी प्रकार देखने को मिला जिनकी पहले से ही मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है कि गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थे। तो क्या ये बात सही है या एक भ्रम है ये?
नहीं, भ्रम नहीं, ये सही है। एक्चुअली क्या होता है कि दूसरी अगर एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी जिसको बोलते हैं, वो अगर रहती है तो कोमॉर्बिडिटी के साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लो होती है। अब जैसे मान लीजिए कैंसर पेशेंट है, तो कैंसर पेशेंट की लो इम्यूनिटी ऑलरेडी ड्यू टू कैंसर रहती है, प्लस वो जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेते हैं उसके कारण शरीर में जो इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। तो उसको इम्यूनिटी लो होने की वजह से ये सब सारी चीज़ें होती हैं। जी डॉक्टर इरफान, अगर बात करें कि कोरोना से जो पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, तो वैक्सीन की उनको कितनी ज़रूरत है, और अगर वो नहीं लगवाएंगे या फिर वो कब लगवाएं, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो रिकवर्ड पेशेंट्स के मन में हैं। क्लियर करना चाहेंगे कि किस तरह से वो कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। हाँ जी जी, इसमें एक्चुअली आइडियल जो टाइम रहता है वो पोस्ट कोविड आफ्टर 3 मंथ, और वैक्सीनेशन तो आपको लगाना मस्ट है। अगर वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो आपको जो है कि जो मॉर्टेलिटी है उसका जो परसेंटेज है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं के बराबर। और अगर आपको रिपीट कोरोना होता भी है आफ्टर वैक्सीनेशन तो उसकी सिविरिटी इतनी नहीं होती कि जानलेवा हो जाए। आप उससे कह आसानी से फिर उससे रिकवर हो सकते हैं। जी डॉक्टर इरफान, अगर पल्स हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से मरीजों को दी जा रही हैं, खास करके उन मरीजों को जिनका कोरोना का इलाज आपके अस्पताल में चल रहा है, जानना चाहेंगे। देखिए, अगर पल्स हॉस्पिटल की बात करें हम, तो हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है या परसेंटेज है वो 99% है। मैक्सिमम लोग ठीक होके रिकवर होके गए हैं, और हम लोगों का जो उनको सेवा करने का वो था उसमें ये है कि मैं इंक्लूडिंग डॉक्टर समीर, हम लोगों की टीम है, मेरी वाइफ है डॉक्टर सायमा, डॉक्टर महनाज हैं, वो काफ़ी जो पूरी हमारी टीम है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इवन ये लोग बगैर छुट्टी लिए वे कंटिन्यू कोरोना में काम कर रहे हैं। तो मैं इन सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इन लोगों के बगैर मैं अकेला पल्स हॉस्पिटल में इतना परसेंटेज, इतने अधिक रिकवरी दे पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो सभी का साथ है और सभी का उसका, इवन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। पूरे इंदौर में जहाँ पर इसमें समस्याएं थी उसमें एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हम प्रॉपर, जिस समय ऑक्सीजन की मारामारी थी उस समय भी हम ऑक्सीजन प्रॉपरली दे पाए लोगों को। जी, तो एक तरह से कहा जाए पल्स अस्पताल में जो रिकवरी रेट आपने बताया है काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा था और जब दूसरी लहर कोरोना की आई थी तो इससे मरीजों में काफ़ी परेशानी देखने को मिली थी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हों चाहे अस्पताल हों, बेड्स बहुत ज़्यादा भर गए थे। और इसी के चलते डॉक्टर इरफान, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है, और अभी हम स्थितियाँ देख रहे हैं अस्पताल में बेड की कमी भी बीच में देखने को मिली थी, तो जो होम आइसोलेशन में लोग हैं किस तरह से वो घर पर रहकर ही खुद को ठीक कर सकते हैं, और होम आइसोलेशन में जब व्यक्ति होता है तो उसके परिवार वाले किस तरह से उसका ख्याल रख सकते हैं? नहीं, घर पर हो जाए तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, एक्चुअली किसी को होता है तो सब उसको अछूत की तरह देखने लगते हैं। तो कृपया करके उस तरह का व्यवहार नहीं करें। उस तरह के व्यवहार करने से जो मरीज़ रहता है उसका मोरल डाउन होता है। उसका मोरल डाउन होने से उसकी जो आंतरिक शक्ति है जिससे उसको बीमारी से लड़ा जा सकता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उसको मोरली आपको बूस्टअप करना है, इमोशनली बूस्टअप करना है, वो परिवार के सदस्य कर सकते हैं, ना कोई डॉक्टर कर सकता है, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ, ना ही कोई मेडिसिन कर सकती है। तो 99% जो लोग हैं वो अगर उनको परिवार का साथ और वो मिलेगा तो वो सिर्फ केवल होम आइसोलेशन से विदाउट एनी मेडिकेशन से ठीक हो सकते हैं। तो कहीं किसी चीज़ की आगे बढ़ के उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपनों को कि ये बीमारी इतनी आगे बढ़ जाए। जी डॉक्टर इरफान, एक और बात सामने आई कि जब लोगों को कोरोना हुआ और जब कोरोना ठीक होना शुरू हुआ तो लोगों में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डिप्रेशन की बीमारी लोगों को घर करने लगी। जिस तरह से आइसोलेशन में रहना, 14-15 दिन के आइसोलेशन में रहना, लोगों से दूर रहना, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो लोगों में देखने को मिले, तो स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस का असर सीधा इम्यूनिटी पर पड़ता है, ऐसी बातें भी सामने आई थी। हाँ, मैंने इसीलिए आपको बताया कि इसमें क्या है कि परिवार के सदस्यों को काफ़ी अहम रोल रहता है। परिवार के सदस्य जो हैं अगर उनको प्रॉपरली, एक्चुअली क्या होता है जैसे आइसोलेशन हुआ तो उसको अछूत की तरह देखने लग जाते हैं। वो अगर नहीं हो और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर वो ठीक है, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क आप लगाएं, आप बराबर कंटिन्यू हैंड वॉश चलता रहे,
तो उससे होने की संभावना तो वैसे ही कम हो जाती है। लेकिन जिसको हो चुका है तो उसको तो अपन रिकवर अपने भावनाओं से, अपने प्यार से और अपने अखलाक से उसको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर इरफान, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं और घर पर ही रहकर इलाज कर रहे हैं अपना, कब उनको ये पता चलेगा कि उनके अंदर खतरा बढ़ गया है और अब उन्हें अस्पताल की ओर रुख करना चाहिए? किस तरह से वो अपने सिम्टम्स से, अपनी बॉडी ऑब्जर्वेशन से इस बात का पता लगा सकते हैं? जी, उसमें खतरा भापना बहुत अति आवश्यक है। एक्चुअली क्या है, लोग पहले घर पर रहकर ही बहुत काफ़ी बीमार हो जाते हैं, सीवियरिटी बीमारी की हो जाती है, काफ़ी गंभीर स्थिति में आते हैं, उसके बाद अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं। तो मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ सिम्टम्स है, अगर बुखार है आपको 5 दिन तक कंटिन्यू नहीं उतर रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपका अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन है और वो लेवल आपका डाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ में भी आपको बिल्कुल तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट या हॉस्पिटल को कंसल्ट करना है, या जो अति आवश्यक जांचें हैं वो आपको करवाना है, जिससे आपको बीमारी की गंभीरता और बीमारी की सीवियरिटी आपको पता पड़ेगी। आपको कुछ सिम्टम्स हैं जैसे फीवर हैगा, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो, आपका सैचुरेशन आपका डाउन हो रहा हो, आपको वीकनेस लग रही हो, आपको घबराहट लग रही हो, तो इन सब चीज़ों को अगर ये कम होने के बजाय ग्रेजुअली बढ़ती जा रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, अस्पताल से संपर्क करना है, प्रॉपर जांच करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। बिल्कुल डॉक्टर इरफान, जैसा आपने कहा कि लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग घर में ही ज़्यादा खुद को बीमार कर लेते हैं और उसके बाद क्रिटिकल सिचुएशन में वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। खास करके अगर बात की जाए ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, जब इंट्रोड्यूस हुआ कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन लोगों में देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी कई केसेस सामने आए, तो एक और सवाल बनता है कि किस तरह से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के सिम्टम्स लोग पहचाने, कब किसी को पता चलेगा कि उसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो गया है? ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को अगर समझना है तो उसके इनिशियली आपके थ्रोट में कंजेशन अपना का होना शुरू हो जाएगा। आपका ओरल कैविटी जो है, मुंह के अंदर आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे, और उसके लिए फिर आपको वही फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये सब घर पर बैठकर आप संभव नहीं है कि हो पाए, है ना। इसके लिए आप कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो आप करके, अब मान लीजिए ओरल कैविटी है उसमें होता है तो ईएनटी सर्जन की हेल्प लगती है, उसके थ्रू प्रॉपरली डायग्नोसिस हो जाता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर इसका भी अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाएगा। ये एक्चुअली होता क्या है, लेट हो जाता है। लेट होने की वजह से इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है और इसकी मॉर्टेलिटी भी बढ़ जाती है। जी डॉक्टर इरफान, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की सामने आई थी बात कि इससे बहुत फ़ायदा होता है कोरोना पेशेंट्स को, तो उसके बाद लोगों ने इसको स्टॉक करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक रिसर्च फिर सामने आती है कि रेमडेसिविर एक इलाज नहीं है कोरोना का, और उसके और भी एक तरह से कहा जाए और भी उपाय ऐसे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ी थी। क्या ये बात सही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत हर मरीज़ को नहीं पड़ती? जी जी, बिल्कुल सही है। 80 से 90% मरीज़ विदाउट रेमडेसिविर ठीक हो रहे हैं और हम लोगों ने किए हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं लगी। बिल्कुल सीवियरिटी के उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। 90% पेशेंट को ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने यहाँ क्या है, उल्टा हो गया। लोग एक दूसरे को देखते हुए रेमडेसिविर लगवा रहे हैं, कुछ ने घर पे लगवाया, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस इतने अधिक हैं कि आम लोग समझते नहीं हैं और उनको ये लगता है कि रेमडेसिविर केवल रामबाण है, केवल उसको लगाएंगे और कोरोना से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, उस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, और उस गलतफहमी को दूर करते हुए अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी लोगों को कि रेमडेसिविर ही केवल मात्र इलाज नहीं, उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो इलाज हैं, तो उससे इन लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और इससे इंजेक्शन की कालाबाजारी तो थमी। एक्चुअली कालाबाजारी होने का कारण भी है कि लोग किसी भी कीमत पर लेना चाह रहे थे जी। उसका आवश्यकता नहीं थी, जो उतना पैनिक होने की उसके लिए आवश्यकता नहीं थी। अगर प्रॉपरली वो करते या प्रॉपर कंसर्न करके करते, एक्चुअली लोगों ने घर पे भी रेमडेसिविर लगा ली, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी लोगों को। जी डॉक्टर इरफान, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा चलन में आई जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की बात शुरू हुई कि कोरोना पेशेंट्स में ऑक्सीजन लेवल एकदम से गिरने लगा, लोग वेंटिलेटर पर पहुंच गए, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये सामने आया कि लोगों ने ऑक्सीमीटर घर पे ही लेकर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना शुरू कर दिया। तो क्या हर पेशेंट में, कोरोना के हर पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिरता है, या सबको ऑक्सीमीटर यूज़ करने की ज़रूरत है रेगुलर बेसिस पर? एक्चुअली क्या है कि कोरोना इट्स ए टाइप ऑफ न्यूमोनिया,
तो लंग्स, ये फेफड़े की डिजीज़ है ये, अगर लंग फेफड़े की डिजीज़ है तो उसमें नेचुरली कहीं ना कहीं ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। तो सैचुरेशन का तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि हर 2 मिनट में सैचुरेशन देखने लगते हैं, पैनिक सिचुएशन हो जाती है और उसके बाद कुछ भी उल्टा सीधा ट्रीटमेंट घर पे जिसने जैसा एडवाइस कर दिया, कुछ सोशल मीडिया से उनको ट्रीटमेंट आ जाता है, कुछ आसपास के लोग बोल देते हैं, जबकि उनको इतना समझ आना चाहिए कि प्रॉपर अगर लेना है तो प्रॉपर जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इससे संबंधित विशेषज्ञ हैं, उनसे अगर सलाह लेंगे तो इवन घर पे भी ट्रीटमेंट हो सकता है। 80% लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन लोग भय और डर की वजह से इस बीमारी को और पनपने दे रहे हैं और बढ़ रहा है। जी डॉक्टर इरफान, कोरोना से ठीक हुए मरीजों को दोबारा कोरोना हो सकता है, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं, तो उन लोगों को किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए जिनको कोरोना हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं लेकिन दोबारा उनको ना हो, क्या कुछ बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली क्या है, कोरोना से जो ठीक होके जाते हैं उनके दिमाग में भी एक गलत धारणा बन गई है कि हमको कोरोना हो गया है, एंटीबॉडी बन गई, अब जीवन में हमें कभी भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता पे उनको दोबारा होने का बराबर खतरा रहता है। जब तक कि मरीज़ कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी लो है, प्रॉपरली अगर वो हो जाएगा, इसीलिए तो सलाह दी गई है कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उसके बाद भी आपको वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन से ही आपका पूर्णतः इसका निराकरण होगा, क्योंकि वैक्सीन अगर नहीं लगाएंगे और आप ये समझेंगे हमें कोरोना हो गया और हम अमर हो गए, हमको कभी भी ये कोरोना से अब हमको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये गलत धारणा। इस धारणा को कम से कम अपने लोगों को सब तक सही मैसेज और सही वो पहुंचाना है, जिससे कि धारणा बदल सके लोगों की। बिल्कुल डॉक्टर इरफान, ये बात तो आपने सही कही कि लोगों के मन में अलग अलग धारणा बन जाती है चीज़ों को लेकर। जैसे कि कोरोना का जब पहला दौर आया और अब जब दूसरी लहर आई तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोई ऐसे विचार भी आए कि पहले जब पहली लहर कोरोना की आई थी उसमें जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग थे उनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर था। सेकेंड वेव जब आई कोरोना की तो उसमें जो यंग जनरेशन थी उसको इसने इफेक्ट किया, और अब जो थर्ड वेव आने वाली है जिसको कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जल्द से जल्द आ सकती है, और राजस्थान में एक ऐसा भी केस आया जहाँ एक साथ 512 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। तो क्या ये बात सही है कि थर्ड वेव में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव, कोरोना का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा? एक्चुअली इसके प्रभाव आने का जो मेन कारण है वो म्यूटेशन है। जो वायरस के अलग अलग म्यूटेंट्स आ रहे हैं उसके कारण आ रहे हैं, और म्यूटेंट जितनी बार भी म्यूटेशन होगा किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का, तो उसका जो प्रहार रहता है वो पिछले उससे अधिक शक्तिशाली होने के बाद उसका प्रहार होता है जी। तो उसी के कारण ये जो चीज़ें हैं, पहले ओल्ड एज के लिए था, अभी यंगस्टर या यंग एज को हो रहा है। ये देखा गया है कि 22-23 साल के लोगों को भी हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में भी 20 से 25 साल की उम्र के लोग एडमिट हुए हैं जिनको हुआ है और वो ठीक होकर गए। और बच्चों में भी अभी ये देखा गया है कि होने की स्थिति है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि न्यू स्ट्रेंस है जो कि वो इन्फेक्ट कर रही है। और ओवरऑल चीज़ ये होती है कि जो बच्चे लो इम्यूनिटी वाले हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, वही अफेक्ट हो रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनको कि पैरेलल कोमॉर्बिडिटी है या जन्मजात कुछ बीमारी है, उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, तो एक तरह से कहा जाए सभी पेरेंट्स जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए कि संदेश है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इम्यूनिटी बच्चे की वीक है तो उनको ज़्यादा बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई रिसर्च में ये भी सामने आया कि कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पे तो पड़ेगा लेकिन गंभीर लक्षण बच्चों में देखने को नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर इरफान, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि जब कोरोना काल आया इस बीच प्लाज्मा डोनेशन पर काफ़ी जोर दिया गया, किस तरह से जो कोविड से रिकवर्ड मरीज़ हैं उनका प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा था, ये पूरी जो भी सिनेरियो है जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, वो भी एक गलत धारणा थी। क्या था, डेफिनेटली कुछ लोग नेचुरली ठीक हुए हैं, अगर उन्होंने प्लाज्मा लिया तो उन्होंने भी यही चीज़ें की, या माउथ टू माउथ जिसको आप बोलते हैं कि पब्लिसिटी की, हमने प्लाज्मा लिया था हम इसलिए ठीक हो गए। या फिर अभी जो एक रेमसिविर के लिए भी चला है कि रेमसिविर ले लेंगे तो आप ठीक हो जाए, तो ये सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि अभी एब्सोल्युटली प्लाज्मा जो है एब्सोल्युटली उसको ट्रीटमेंट से हटा दिया गया, उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है। जी डॉक्टर इरफान, अगर बात की जाए कोविड के पहले जो जानलेवा बीमारियां होती थी, और आप खुद डॉक्टर हैं और डायरेक्टर हैं अस्पताल के, तो आपके सामने कई ऐसे केसेस आते होंगे जो दूसरी बीमारियों के भी आते होंगे, लेकिन इस समय हर बीमारी को कोरोना से लिंक किया जा रहा है, ये बात कितनी सही है?
देखिए, कोरोना से लिंक करना तो ठीक नहीं है। एक्चुअली कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है जो सांस की बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट हैं या ब्रोंकाइटिस पेशेंट हैं जिनको पहले से सांस से संबंधित बीमारी है, तो उनको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि ये इनको अस्थमेटिक अटैक ही है या निमोनिया है ड्यू टू कोरोना है। जी। वो करने के लिए ही, इसीलिए जो भी आपको सिम्टम्स आते हैं तो आपको तुरंत स्पेशलिस्ट को बताना ज़रूरी है, इन स्पाइट कि आप वो घर पर ही ट्रीटमेंट करते रहें। अगर आप तुरंत संपर्क करेंगे विशेषज्ञ से तो उसका तुरंत निराकरण मिल जाएगा और किसी भी बीमारी को फिर इतनी सीवियर स्टेज तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर इरफान, अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। जब आपने कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट किया, किस तरह की परेशानियों का आपने सामना किया, क्या कुछ आपने पेशेंट्स के लिए किया, वो पूरा अनुभव हमारे साथ आप साझा करें। देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने मेंटली, फिजिकली, मेडिसिनली जहाँ तक जो सपोर्ट हो सकता था, इकोनॉमिकली जो कर सकते थे, कुछ पुअर पेशेंट्स थे जिनके पास देने को कुछ भी नहीं था, हमने उनका भी ट्रीटमेंट किया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो, जिसने आपने बताया कि मेंटली बिल्कुल डिप्रेस हो चुके थे, जिनको जीने की कोई होप नहीं थी, उनको भी मेंटल बूस्टअप किया, इनको मोरल सपोर्ट दिया, तो उससे भी उनका इम्प्रूवमेंट और वो काफ़ी मिला है। तो मेरा ये है कि केवल आप मेडिसिन ही ना दें, मेडिसिन के साथ उनके साथ मरीजों के साथ सहानुभूति हो, मरीजों की जो समस्या है उसका भी पैरेलल मरीजों के साथ वालों का निराकरण करें और मरीज के साथ वालों को समझाएं कि ये छूत की बीमारी नहीं है। इससे मरीज के परिवार वाले और रिश्तेदार जितने उनके क्लोज रहेंगे, जितने उनका जितनी स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ या डॉक्टर सेवा करता है, अगर ये सेवा ही उनको घर मिलेगी तो जो 2 महीने में ठीक होने वाले हैं, ये मान के चलिए 1 सप्ताह में मरीज ठीक हो जाएगा। जी जी डॉक्टर इरफान, आने वाले समय की अगर बात की जाए, एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि कोई भी पेंडेमिक 3-4 साल से पहले कहीं भी किसी भी इफेक्टेड एरिया को छोड़ के नहीं जाता। क्या ये बात कोविड पर भी लागू होती है और न्यू नॉर्मल क्या होगा अगर हम कोरोना के जो पेशेंट्स हैं या कोविड का जो संक्रमण है उस पर काबू पा लेते हैं, तो भी हमें मास्क का उपयोग करना होगा और जो भी गाइडलाइंस का हम अभी पालन कर रहे हैं वो सब आगे भी हमें पालन करना होगा? डेफिनेटली कोई भी पेंडेमिक रहता है तो वो इतनी जल्दी नहीं जाता है, और पेंडेमिक के लिए जो आगे की अपनों को तैयारी करनी रहती है उसके लिए व्यवस्थाएं पूरी होना चाहिए, है ना। कुछ प्रशासन अपनी तरफ से जो भी तैयारियां थीं उस तैयारी को और बढ़ाए, कुछ हॉस्पिटल के संचालक जो हैं उस तैयारी को अपनी तरफ से तैयार करके रखें। हो ना हो वो बात अलग है, भगवान ना करे कि ये सब चीज़ें हों दोबारा, लेकिन अगर होती हैं तो पूरी अगर तैयारी रहेगी तो उसका सामना अगर आप पूरी तैयारी के साथ करेंगे तो इसको हराने में बहुत बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर इरफान, कोविड की पहली लहर में ये समझ आया था कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पैरामेडिकल स्टाफ की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो उसमें हमने दवाइयाँ, ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को महसूस किया। अगर ये कोरोना गांव में फैल गया हो और इसकी कोई तीसरी लहर भी अभी आने वाली है जो बच्चों पर असर करने वाली है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को? ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ देखी गई कि उनके यहाँ हाइजीन काफ़ी कम होती, इम्यूनिटी की तो कोई कमी नहीं है। अगर आप शहर के कंपैरिजन में गांव देखेंगे तो गांव में इम्यूनिटी बहुत अधिक है, वहाँ पे वैसे भी संभावनाएं कम होंगी, लेकिन अगर वहाँ हाइजीन केवल प्रॉपर देखी जाए, डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, हैंड वॉश किया जाए और जो बेसिकली कोरोना का प्रोटोकॉल अपन जिसको बोलते हैं, अगर वो रखा जाएगा तो मेरे ख्याल से ये उम्मीद है कि वहाँ फैलना नामुमकिन हो जाएगा। जी डॉक्टर इरफान, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूँगा मैं कि इस कोरोना का भय दिमाग से निकाल दें, रिश्तों को जोड़े रखें, अपने परिवार के लोगों को जो बीमार हो चुका है उसको अछूत की तरह ना देखें, जितना उनको मोरल सपोर्ट आप दे सकते हैं वो दें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉश आप करें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। इसी कामना के साथ सबको बिल्कुल स्वस्थ रहें।
यही जी। कामना रहेगी हमारी। जी डॉक्टर इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बात आपने सही कही कि कोरोना काल ने हमें ये सिखाया है कि फिजिकली अगर हम किसी का साथ नहीं दे सकते तो मेंटली और इमोशनली हम उनका सपोर्ट बन सकते हैं, और कोरोना की इस जंग में हम सभी को एक साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।